नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा और उसकी लोकप्रियता विरुद्ध क्रमादित्य था। कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तराधिकार के लिए स्कंदगुप्त व उसके बड़े और सौतेले भाई पुरुगुप्त के मध्य युद्ध हुआ और पुरुगुप्त को परास्त कर स्कंदगुप्त राजा बना। स्कंदगुप्त की उपाधि इतिहास में स्कंदगुप्त क्रमादित्य के नाम से जानी जाती है। इनका काल 1455 ईस्वी से लेकर 1467 ईस्वी तक था। अब हम ये देखेंगे कि स्कंदगुप्त की प्रमुख विजय कौन कौन सी थी। अपने पिता कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त के समय में स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों के विद्रोह और हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की रक्षा की। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य पर पुनः संकट के बादल मंडराने लगे और वंश लक्ष्मी लुप्त हो गई। संभवतः हूणों ने गुप्त वंश के अन्य शत्रुओं के साथ मिलकर भारत पर धावा बोल दिया। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने अपने भुजबल से शत्रुओं को जीतकर विचलित वंश लक्ष्मी को पुनः स्थापित किया और विजय प्राप्त हो गई। ऐसी घोषणा करता हुआ एक हर्षातिरेक में रोती हुई अपनी माता के पास आकर उसी प्रकार गया जिस प्रकार शत्रुओं का वध करके श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गए थे। हूणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसकी दो भुजाओं ने पृथ्वी को कपा दिया। जूनागढ़ अभिलेख में भी यह उल्लेख आता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसने मलेच्छों यानी हूणों को पराजित किया और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन किया। जूनागढ़ अभिलेख की तिथि अर्थात 1455 ईस्वी से पूर्व हूणों की पराजय हो गई थी। अब हम ये देखेंगे कि स्कंदगुप्त का साम्राज्य विस्तार और संगठन कैसा था। हूणों पर पुनः विजय प्राप्त करने के पश्चात स्कंदगुप्त ने साम्राज्य के संगठन और रक्षा का प्रबंध किया। जूनागढ़ अभिलेख से प्रकट होता है कि सौराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त करने से पूर्व स्कंदगुप्त को बड़ा विचार करना पड़ा था। अंत में उसने इस पद के लिए पर्णदत्त नामक सुयोग्य व्यक्ति को चुना। स्कंदगुप्त भारत का अंतिम सम्राट था जिसने पश्चिमोत्तर सीमांत का पूरा महत्व समझा और उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध किया। स्कंदगुप्त के अभिलेखों तथा अन्य साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पश्चिम में महाराष्ट्र से लेकर पूर्व तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक सभी प्रांत अक्षुण्ण रूप से उसके साम्राज्य में थे और सारे भारत पर गुप्तों का आधिपत्य बना हुआ था। विद्यार्थियों, स्कंदगुप्त की इतिहास में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसकी लोक परोपकारी नीति और सुदर्शन झील के संबंध में भी है। स्कंदगुप्त सदैव अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता था। सर्वस्य लोकस्य हिते प्रवर्तः। उसका प्रशासन लोक कल्याण के आदर्श से अनुप्रेरित था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसके राज्य में अधर्मी, दुखी, दरिद्र, व्यसनी और दंडी मनुष्य नहीं रहते थे। स्कंदगुप्त की लोक परोपकारी नीति का एक ज्वलंत उदाहरण है सौराष्ट्र के गिरिनगर के पास सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी से हमें ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने कराया था। अशोक के राज्यपाल तुषाप ने बाद में उसमें एक नहर निकलवाई थी तथा रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया जिसका जीर्णोद्धार करवाया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख 456 ईस्वी से ज्ञात होता है कि उसके समय में अत्यधिक वर्षा से झील का बांध टूट गया। इस झील के भग्न हो जाने से प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ। सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने बहुत धन व्यय करके इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। अब हम विद्यार्थियों ये देखते हैं कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व कैसा था। समुद्रगुप्त की गणना प्राचीन भारत के महान सम्राटों में की जाती है। वह एक महान विजेता, राष्ट्रोद्धारक, गुप्त वंश की प्रतिष्ठा का संरक्षक तथा लोक परोपकारी शासक था।
प्रचंड हूणों के आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह ने गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। स्कंदगुप्त ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सभी शत्रुओं को पराजित किया। भीतरी अभिलेख में उसे गुप्त वंश का महत्वपूर्ण वीर कहा है। उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यद्यपि उसकी सामान्य उपाधि क्रमादित्य है। स्कंदगुप्त ने विशाल साम्राज्य का संगठन किया। उसे अनेक प्रांतों में विभक्त किया और उसे योग्य गवर्नर नियुक्त किए। उसने जनहित को ही अपने प्रशासन का आदर्श माना। स्कंदगुप्त स्वयं वैष्णव था। अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा है। उसकी मुद्राओं पर उसने लक्ष्मी तथा गरुड़ के चिन्ह अंकित किए। उसने पिता की स्मृति में उसने भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। उसके काल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर निर्मित किया। उसके राज्य में भी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता थी। इंदौर ताम्रपत्र में एक सूर्य मंदिर तथा कहोम अभिलेख में जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के समकालिक उल्लेख मिलते हैं। स्कंदगुप्त अंतिम महान गुप्त शासक था और उसकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अब विद्यार्थियों, ये देखना भी आवश्यक है कि परवर्ती गुप्त शासक कौन थे, हूण आक्रमण कब हुआ और गुप्त वंश का पतन किस प्रकार हुआ। स्कंदगुप्त के बाद बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक दुर्बलता के कारण गुप्तों की शक्ति का क्षय होने लगा। इस काल के शासकों के सीमित अधिकार तथा अल्पकालीन शासन ने गुप्त साम्राज्य के पतनोन्मुख अवस्था की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंशावली बहुत जटिल हो जाती है, क्योंकि अब हमें शासकों के नाम से प्राप्त होते हैं लेकिन उनका क्रम ज्ञात नहीं है। अभिलेखीय और मुद्रा साक्ष्यों से ज्ञात स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के नाम इस प्रकार है: पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि। इसके बाद हमें भानुगुप्त का भी उल्लेख प्राप्त होता है। हेनसांग ने हूण विजय का श्रेय बालादित्य को दिया है। उसके अनुसार बालादित्य ने हूण राज मिहिरकुल को बंदी बना लिया था, किंतु अपनी माता के कहने पर उसे छोड़ दिया और मिहिरकुल ने उसे बाद में कश्मीर में शरण ले ली। इसके बाद के गुप्त सम्राटों के नाम बौद्ध साहित्य और सिक्कों में मालूम होते हैं, जैसे वैन्यगुप्त, वज्र, तथागत, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रादित्य आदि। लेकिन उनके काल की घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। लगभग 550 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य का विलोप हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के कुछ कारण हैं। पहला, निर्बल उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के उपरांत बुद्धगुप्त के अतिरिक्त कोई भी शक्तिशाली गुप्त नरेश नहीं हुआ। अपनी अयोग्यता के कारण स्कंदगुप्त के उत्तर पूर्व गुप्त राजा न तो विदेशी आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा कर सके और न ही आंतरिक विद्रोहों का दमन कर सके। उत्तराधिकारी के युद्ध। गुप्त वंश के उत्तराधिकारी संबंधी कोई नियम निश्चित नहीं थे। परिस्थिति के अनुसार कभी सिंहासन ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता है तो कभी योग्यतम पुत्र को, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त और उसके भाई ताज के मध्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके भाई रामगुप्त के मध्य तथा स्कंदगुप्त और उसके बड़े भाई पुरुगुप्त के मध्य उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष हुआ। इन उत्तराधिकार युद्धों और राज दरबार में उसमें उत्पन्न गुटबंदियों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। नेक्स्ट है हूण आक्रमण। गुप्त साम्राज्य को हूणों से हानि पहुंचाई। वे पुनः गुप्त साम्राज्य पर आ धमकते। तोरणमाल के नेतृत्व में उन्होंने 484 ईस्वी के आसपास कश्मीर, पंजाब और मालवा पर अधिकार कर दिया। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के उत्तरार्ध में गुप्तों की अवनति का काल तथा हूण गुप्त सम्राटों के लिए स्थायी चिंता और वेदना के कारण बने। नेक्स्ट है संघात्मक शासन प्रणाली। समुद्रगुप्त ने एक प्रकार से संघात्मक शासन साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र थे: प्रत्यक्ष क्षेत्र,
प्रभाव क्षेत्र और अधीनस्थ मैत्री क्षेत्र। प्रदेश की आंतरिक स्वायत्तता को सम्मान देने की नीति के कारण प्रभावशाली प्रांतीय राजाओं और सामंतों का उदय हुआ। डॉक्टर उदय नारायण राय के अनुसार सामंतों को दी गई विशेष सुविधाएं एवं छूट मुख्यतः स्थायी सेना रखने, परंपरागत आधार पर राज्य करने का विशेषाधिकार गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हुए। नेक्स्ट है आर्थिक नीति। पश्चिमोत्तर और पश्चिमी प्रदेशों के गुप्त साम्राज्य से निकल जाने के बाद गुप्तों की आय के व्यापारिक स्रोत अपेक्षाकृत बहुत कम हो गए। स्कंदगुप्त और परवर्ती गुप्त राजाओं की हूणों के विरुद्ध निरंतर युद्धशीलता ने गुप्तों के राजकोष को प्रभावित किया होगा। इस असंतोषजनक आर्थिक अवस्था के संकेत हमें स्कंदगुप्त के शासनकाल से ही मिलने लगते हैं। असंतोषजनक आर्थिक अवस्था के संकेत हमें स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही दिखाई देते हैं। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राएं विशुद्ध स्वर्ण की न होकर मिश्रित धातु की है तथा स्वर्ण मुद्राओं की अपेक्षा उसकी चांदी की मुद्राएं अधिक है। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने भी स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम चलाई। नेक्स्ट है यशोधर्म का उदय। मंसूर अभिलेख से प्रकट होता है कि 532 ईस्वी के आसपास मालवा में यशोधर्मा नामक एक पराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक था। पूर्व में उड़ीसा से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का क्षेत्र उसके अधीन था। इस साम्राज्य की स्थापना करते हुए उसने गुप्त नरेश को अवश्य ही पराजित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कुछ कारण महत्वपूर्ण थे, जिनका हमने विवरण दिया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्बल उत्तराधिकारी और हूण आक्रमण रहे। आज इतना ही। नमस्कार।